तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एमएस क्लासेज में। दोस्तों आज हम जो जैव प्रकरण का आपका चैप्टर है, जो बायोलॉजी में पहला चैप्टर है जैव प्रकरण और इसमें पोषण का चैप्टर है, आज हम संपूर्ण चैप्टर को अध्ययन करेंगे और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और उसका जवाब भी बताएंगे। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि इसके पहले जो एमएस क्लासेज पर बायोलॉजी के जो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हैं जिसमें आपको पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन इत्यादि चैप्टर को पढ़ाया गया है, उसी से रिलेटेड वन शॉट के रूप में आपको एक ही वन शॉट के रूप में आपको पूरा पोषण का जो अध्याय है, जो चैप्टर है, उसके बारे में, उसकी जो इंपॉर्टेंट जानकारी है उसके बारे में आपको अवगत कराना जाए उसमें अवगत कराया जाएगा और एक एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों जो आज हमारा लेक्चर चलने वाला है, पहले हम लोग समझेंगे एक बार फिर रिवाइज क्लास के रूप में जैव प्रकरण के बाद हम लोग समझेंगे पोषण की विधियां और पोषण के प्रकार। इतना आपको समझने के बाद फिर हम अगले हेडिंग पर चलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जैव प्रकरण क्या है? वह प्रक्रिया जो प्रत्येक मनुष्य अपने दैनिक दिनचर्या में करता है, अर्थात वह प्रक्रिया जो प्रत्येक मनुष्य अपने दैनिक दिनचर्या में करता है उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रकरण कहते हैं। आप लोग जो सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जो प्रत्येक मानव डेली करता है उसे हम जैव प्रकरण कहते हैं। जो इसका एग्जाम्पल है, जैसे श्वसन, हम डेली सांस लेते हैं। आपको ये पता है कि हम डेली सांस लेते हैं और सांस नहीं लेंगे तो हमारे अंदर भोजन का पाचन नहीं, ऑक्सीकरण नहीं होगा। और जो दूसरा है पाचन, हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारे जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है, जिससे ग्लूकोज का निर्माण होता है और उसमें से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है, ठीक। तो पाचन की क्रिया हम लोग समझेंगे, मनुष्य में पाचन कैसा होता है और पादप में जो पाचन होता है वो किस प्रकार से होता है। और जो अगला हमारा है उत्सर्जन, आपने इसके पहले पढ़ा होगा, हम आपको बताए थे इसके पहले जो लाइव क्लासेस चली हैं उनमें हम उत्सर्जन के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त किया है। और आज हम जो वन शॉट के रूप में पढ़ने वाले हैं वह हम लोग पढ़ेंगे क्या? पोषण। आपका जो पहला चैप्टर है जैव प्रकरण के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है जिसको कहते हैं पोषण, उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो मनुष्य श्वसन, पाचन, उत्सर्जन तमाम प्रक्रिया अपने दैनिक दिनचर्या में करता रहता है और उसके अंदर परिवहन भी होती है, जो उसका भी एक प्रक्रिया है। क्या? परिवहन। क्योंकि शरीर, मनुष्य के शरीर में 24 घंटे रक्त का प्रवाह होता रहता है तथा अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त में परिवर्तित के पश्चात वे तमाम धमनी एवं शिराओं में निकलती रहती है और शरीर को जो एक निश्चित तापमान सामान्य शरीर का माना गया है, जिसे 37 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर का सामान्य ताप माना गया है। और उसी के कारण, परिवहन के कारण ही हमारे शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बना रहता है। तो हमने जैव प्रकरण के बारे में अध्ययन कर लिया कि वह प्रक्रिया जो प्रत्येक मनुष्य दैनिक दिनचर्या की कार्यों में करता है उसे हम जैव प्रकरण कहते हैं। उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया गया है। जो हमारा अगला टॉपिक है पोषण। आप लोगों ने कहीं ना कहीं समझा होगा कि व्यक्ति कुपोषित हो जाते हैं, व्यक्ति के अंदर पोषण की कमी हो जाती है। वह जो पोषण होता है वह क्या कार्य करता है हमारे शरीर में, तो उसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों जो पोषण होता है, हम जैसे तमाम दैनिक दिनचर्या की कार्यों को करते हैं उसमें हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे यदि हम श्वसन कर रहे हैं उसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि हम पाचन की क्रिया हो रहा है तो उसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि उत्सर्जन की प्रक्रिया हो रही है तो उसमें भी ऊर्जा का जो खपत होता है। और परिवहन यदि हो रहा है उसमें भी ऊर्जा का खपत होता है। और ऊर्जा को हम प्राप्त करते हैं पोषण के रूप में, ठीक। तो आपको पता होगा कि हमें कुछ न कुछ कार्य को करने के लिए बल की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे हम एक कार्य को एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर सकते हैं। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि द्रव्य अविनाशिता का नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम।
ऊर्जा संरक्षण के नियम में आपको बताया गया होगा कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा। तो कहने का मतलब ये है कि हम किसी वस्तु के ऊपर बल लगाएंगे तो वो कुछ कार्य करेगा। वही प्रक्रिया यदि हमारा शरीर पाचन, शोषण, उत्सर्जन कर रहा है तो उसमें भी उसको कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अगर हम बात करते हैं पोषण के, भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमें ऊर्जा की जो होती है पूर्ति होती है, अर्थात उसमें से ऊर्जा निकलती है जो हमारे शरीर में वृद्धि, विकास, मरम्मत, प्रतिरक्षा हेतु जो कार्य होते हैं, प्रतिरक्षा अर्थात रोगों से लड़ने की जो ऊर्जा होती है, जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको देती है। कैसे? पोषण के द्वारा हमारे शरीर में क्या होता है? वृद्धि होता है। हमारे शरीर में वृद्धि होने के साथ साथ हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप में परिवर्तित होते हैं। किस प्रकार? हमारे शरीर का विकास होने के बाद, जैसे छोटा बच्चा पोषण को प्राप्त करते 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 एक दिन बड़ा जो होता है धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और उसमें वृद्धि किसके द्वारा हुआ? पोषण के द्वारा। तो पोषण के द्वारा वृद्धि होती है, विकास। आपने देखा होगा शरीर के अंदर तमाम प्रकार की विकास विकसित होती है, तमाम अंग विकसित होते जाते हैं, उसमें किसकी आवश्यकता होती है? पोषण की। और जो मरम्मत, हमारे शरीर में जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं उसका मरम्मत पोषण के द्वारा किया जा सकता है। प्रतिरक्षा, और हमारे शरीर में पोषण के द्वारा ही रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वह प्रदान होती है। इसी में आपका एक टॉपिक है संतुलित आहार। वह भोजन में उपस्थित वह घटक जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन। भोजन में उपस्थित वह घटक जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन व खनिज लवण जब भोजन में उपस्थित रहते हैं उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। इसका जो डिफिनीशन हो जाएगा कि हम संतुलित आहार उसे कहते हैं जिसमें वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन व खनिज लवण उपस्थित होते हैं। जिस भोजन में वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन व खनिज लवण उपस्थित होते हैं उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको इतने जो हेडिंग बताया गया इसमें से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। दोस्तों जो हमारा पोषण की विधियां है, पोषण जो है दो प्रकार से होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पोषण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषी, एक होता है विषमपोषी। तो आपने समझा पोषण क्या होता है, पोषण के प्रकार, पोषण कितने प्रकार का होता है। हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि जो भी आप पढ़िए कंसंट्रेट होकर पढ़िए, क्योंकि जो आप इस समय पढ़ रहे हैं उसे दोबारा तब तक ना पढ़ना पड़े जब तक वह चीज एग्जाम में आप प्रस्तुत न कर दे। उसके बाद आप रिवाइज करेंगे तो आगे याद रहेगा, लेकिन अभी जो कर रहे हैं वह इस तरीके से पढ़ाई करिए कि आपको एग्जाम में भूले ना। तो आपको ऐसे याद रखना है पोषण की दो विधियां है, पहला है स्वपोषी और दूसरा होता है विषमपोषी। तो स्वपोषी क्या होता है? वह प्रक्रम जिसके द्वारा प्रत्येक क्या पादप व जीवाणु, पादप प्रत्येक पादक और कुछ जीवाणु जो प्रकाश की उपस्थिति में अपने शरीर के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है उसे कहते हैं स्वपोषी। अर्थात वह पादप व या जीवाणु जो प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण कर लेता है उसे हम कहते हैं स्वपोषी। और विषमपोषी किससे कहते हैं? वह जीव जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषियों पर निर्भर रहता है। वह जीव जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषियों पर निर्भर रहता है और या क्या करता है? ग्लूकोज या जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलता है, जैसे कुछ जीवाणु व कवक। तो दोस्तों आई होप आपको इतने हेडिंग में आपको समझ में आया होगा। एक बार हम फिर रिवाइज कर रहे हैं। जय प्रक्रम वह प्रक्रम जो प्रत्येक मनुष्य अपने दैनिक दिनचर्या में करता रहता है उसे हम क्या कहते हैं? जय प्रक्रम, जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, परिवहन। दूसरा हमारा है पोषण,
तमाम प्रकार की चीजों को करने के लिए या हमारे शरीर के द्वारा दैनिक दिनचर्या में करने के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है, जैसे वृद्धि, विकास, मरम्मत, प्रतिरक्षा। हमने इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और इसमें एक टॉपिक है संतुलित आहार, वह भोजन जिसमें वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन व खनिज लवण मिक्स होते हैं अर्थात मिले होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। और जो हमारा अगला है पोषण की विधियां। पोषण दो प्रकार से होते हैं। कौन से? एक होता है स्वपोषी, एक होता है विषमपोषी। स्वपोषी का मतलब क्या होता है? वे जीव जो अपने भोजन के निर्माण स्वयं करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। और वे जीव जो अपने भोजन के निर्माण स्वयं नहीं करते तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विषमपोषियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषियों पर निर्भर रहते हैं, उसे हम कहते हैं विषमपोषी। स्वपोषी का एग्जाम्पल है पादप व जीवाणु, और जो विषमपोषी का एग्जाम्पल है कुछ जीवाणु का। तो दोस्तों इसी के साथ हम चलते हैं अगले हेडिंग पर, और अगले हेडिंग में हम सब कुछ समझेंगे। अगला टॉपिक है पादपों में पोषण एवं प्रकाश संश्लेषण। पादपों में पोषण कैसे होता है और प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, हम इस लेक्चर में समझेंगे। देखिए, अगर हम बात करें पादपों में पोषण और प्रकाश संश्लेषण में, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपने पढ़ा होगा कि प्रत्येक हरा पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, जो मुख्य घटक होते हैं, हम उसके बारे में यहाँ डिस्कशन किए हैं। प्रत्येक हरा पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में और पर्णहरिम क्या करता है? सूर्य के प्रकाश की किरणों को अवशोषित करने का कार्य करता है। तो इसका जो सिंपल सा डिफिनेशन बनेगा, हम अब देखिए आपको रिवाइज करा रहे हैं, आपको सिर्फ एक बार समझना है और उस चीज के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त करनी है, जैसे यदि आपको एग्जाम में नहीं आ रहा तो उसके बारे में आप कुछ न कुछ लिख सकें। तो प्रत्येक हरा पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और इसका वातावरण से CO2 को लेकर, मृदा से जल लेकर, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरिम के साथ क्या करता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिसमें से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। देखिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति इसलिए होती है क्योंकि ये वातावरण से अवशोषित करते हैं, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू होती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति कार्बन डाइऑक्साइड, जल और पर्णहरिम, जो यहाँ पे दर्शाया गया है कि पहला क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड था CO2, और दूसरा क्या है? जल की उपस्थिति में, किसके? सूर्य के प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति में ग्लूकोज, H2O और O2 क्या होता है? वातावरण में फिर पुनः विसरित हो जाता है। तो इसका जो सिंपल सा डिफिनेशन होगा कि वह प्रक्रिया जिससे प्रत्येक हरा पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मृदा से जल लेकर, वातावरण से CO2 लेकर और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरिम के साथ ग्लूकोज का निर्माण करता है। और इसमें जल और ऑक्सीजन में वायुमंडल में ऑक्सीजन विसरित हो जाती है। कहाँ? जो ऑक्सीजन होती है वह वायुमंडल में विसरित हो जाती है। जो हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा गया है, ये प्रत्येक बार पूछा जा सकने वाला सवाल है, या आपके हो सकता है ये आपके एग्जाम में पूछा जा सके, क्योंकि आपको जो रिएक्शन जितने भी दिए गए हैं, आपको सभी रिएक्शन को याद रख लेना पड़ेगा, उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिख के प्रैक्टिस करिए कि 6CO2 + 12H2O सूर्य का प्रकाश पर्णहरिम, C6H12O6 जिसे कहते हैं क्या? ग्लूकोज। और ये क्या है? जल है। आप हिंदी भी लिख दीजिएगा एग्जाम में, एग्जाम नहीं अपने कॉपी में, जब आप एग्जाम देंगे कॉपी में लिख दीजिएगा। और ये क्या है? ऑक्सीजन। ये क्या है? ऑक्सीजन। और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये है जल। और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऐसे आप हिंदी लिख दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको मार्क्स कटने के कई चांसेस न बन पाए, ये आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक, अब देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में होता क्या है? इसमें पहला है अवशोषण। पर्णहरिम द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। पर अवशोषण में आपको क्या है?
पराहरिण द्वारा प्रकाश के किरणों को अवशोषित किया जाता है। और जो दूसरा है रूपांतरण, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। आप समझे होंगे कि जो प्रकाश ऊर्जा आती है उसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है। यह क्या है? यह प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा अर्थात ये एक रासायनिक पदार्थ है, यह एक रासायनिक पदार्थ है। ठीक, तो इसमें क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। और जो तीसरा है अपचयन, CO2 का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित, अर्थात CO2, ये जो CO2 है यह कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों अब हम चलते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप चीजों को रिवाइज करते रहिए। एक बार आप फिर रिवाइज कर रहे हैं कि जो पांचवें में पोषण प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, पराहरिण की आवश्यकता होती है जिससे 6CO2 + 12H2O, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति पराहरिण के साथ ग्लूकोज का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम अवशोषण, पराहरिण द्वारा प्रकाश किरणों को अवशोषित किया जाता है। रूपांतरण, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, अर्थात प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। अपचयन, CO2 का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, CO2 का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होना, मतलब CO2 कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों हम चलते हैं इसके अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अब हम इसके अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला है जो हमें अब अगला पढ़ना है, क्या? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें जिसमें सूर्य ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है, यह प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इसमें क्या होता है? प्रत्येक पादप का जो हरा भाग होता है वह पराहरिण की उपस्थिति के कारण प्रत्येक पादप का हरा भाग होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें पराहरिण के द्वारा सूर्य के प्रकाश की किरणों को अवशोषित किया जाता है। पादप का हरा रंग किसके कारण होता है? पराहरिण के कारण, और पराहरिण के द्वारा ही प्रकाश की किरणों को अवशोषित किया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण में अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित कर दिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, यहाँ पे देखिए प्रोसेस बताया गया है, जल और पराहरिण। इसमें देखिए सभी घटक हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है जो यहाँ पे है, और देखिए जल है, जो जल यहाँ पे लिखा गया है, सूर्य का प्रकाश ऊपर लिखा गया है, और पराहरिण यहाँ पे लिखा गया है। यह अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं प्रकाश संश्लेषण का कार्य स्थल कहाँ है। क्या कार्य स्थल इसका इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है। तो आप यदि पढ़े रहेंगे तो आप बता सकते हैं किसमें? हरित लवक में। अब देखिए इसकी प्रक्रिया क्या है। प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में होता है, जो हरे रंग का भाग होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और जो हरित लवक होता है पत्तियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जो हरित लवक होता है वह पत्तियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ये सूक्ष्म हरे रंग की पट्टिकाओं युक्त कोशिकांग होते हैं, मतलब कोशिका के अंग होते हैं। कैसे होते हैं? सूक्ष्म पट्टिका युक्त, अर्थात एक पट्टी के रूप जो होता है, पटलिका के रूप में होता है। जो आपका हरित लवक होता है वह किसके रूप में होता है? पटलिका के रूप में होता है। कुछ इस प्रकार की संरचना में पाया जाता है। आपको समझने के लिए बताया गया है, ये सूक्ष्म हरे रंग की पटलिकाओं युक्त कोशिकांग है और जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। यही क्लोरोफिल है जो प्रकाश की किरणों को, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करने में मदद करता है। ये सूक्ष्म रंग हरे रंग की पटलिकाओं युक्त कोशिकांग है जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और जो अगला है, इसके स्ट्रोमा में प्रकाश की अनुपस्थिति में, जो इसका स्ट्रोमा वाला भाग है उसमें प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की केल्विन चक्र संपन्न होती है। किस प्रकार से? प्रकाश की अनुपस्थिति में केल्विन चक्र क्या होती है? पूर्ण होती है। इसके स्टोमा में प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की केल्विन चक्र संपन्न होती है। और जो अगला है, इस अभिक्रिया में NADP बनता है। इस अभिक्रिया में NADP बनता है
जो NAD का फास्फेट रूप है, जो किसका है, NAD का फास्फेट रूप है। NADP का फुल फॉर्म यहाँ लिखा गया है, N से निकोटिनामाइड, A से एडेनिन और D से डाइन्यूक्लियोटाइड और P से फास्फेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। क्या, N से निकोटिनामाइड और A से एडेनिन, D से डाइन्यूक्लियोटाइड और P से फास्फेट। तो दोस्तों अब हमारा जो प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया था, जो प्रकाश संश्लेषण के बारे में भूमिका थी, वह समाप्त हो गया है। अब हम लोग चलते हैं पत्ती की संरचना को पढ़ने के बाद हम तुरंत पहुंचेंगे मानव में पोषण की तरफ। तो चलिए अब समझते हैं पत्ती की संरचना। तो दोस्तों जो हमारा अगला टॉपिक है कि पत्ती की अनुप्रस्थ काट, पत्तियों के बारे में हमें समझना है, पत्ती कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में हम फुल डिटेल में बताए हैं लेक्चर में। यदि आपको लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम लेक्चर की प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए पत्ती की अनुप्रस्थ काट के बारे में समझते हैं। पत्ती में उपस्थित अनुप्रस्थ काट में मृदुतक कोशिकाओं की बनी बाहरी, जो आगे पत्तियों की अनुप्रस्थ काट होती है वह जो बनी होती है मृदुतक की बनी होती है। मृदुतक कोशिकाओं की बनी बाहरी एवं कोशिकीय परत होती है। मृदुतक की बनी बाहरी, जो बाहरी परत होती है मृदुतक की बनी होती है, तथा क्या, एवं कोशिकीय परत होती है, जो वह होती है वह कोशिकीय परत होती है, जिसे आदिचर्म कहते हैं। जो पत्तियों की अनुप्रस्थ काट होती है वो जो बाहरी परत होती है वो मृदुतक की बनी होती है, एवं कोशिकीय परत होती है, मृदुतक के साथ साथ वह कोशिकीय परत होती है, जिसे आदिचर्म कहते हैं। जो अगला है, बाहर की त्वचा पर अति सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। आपको पता होगा कि पत्तियों के बारे में हमने डिस्कशन किया था, ये वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं करती हैं। इसमें बताया जा रहा है कि बाहर की त्वचा पर अति सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिसे रंध्र कहते हैं। आपको पता होगा कि ये रंध्र के द्वारा विशेष गैसों को, अर्थात जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उसमें गैसों को अवशोषित करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इस तमाम प्रकार की गैसों को अवशोषित करते हैं और पुनः एक समय के बाद फिर उसे गैस में विसरित कर देते हैं। बाहर की त्वचा पर अति सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिसे रंध्र कहते हैं। जो रंध्र होता है यह कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को भी रिलीज करता है। ये आवश्यकता होने पर इस छिद्रों के द्वारा गैसों का विनिमय करता है। इस तरह से कह सकते हैं कि यह गैसों का विनिमय करता है। जो देखिए लिखा गया है यहाँ पे, जिससे गैसों का विनिमय होता है। रंध्र में दो सेब के बीज के आकार की द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कैसी कोशिकाएं पाई? सेब के बीज के आकार की द्वार कोशिकाएं पाई जाती है, जिससे ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें लाभदायक होता है। और रंध्र में दो सेब के बीज के आकार की द्वार कोशिकाएं पाई जाती है, जो खुलती है और बंद होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ये खुलती है और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती तो ये जो द्वार कोशिकाएं हैं ये बंद हो जाती है। अगला दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है, जिससे प्रदूषण कम होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निकलती है, जिससे प्रदूषण कम होता है, जिससे प्रदूषण कम होता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है, हमने स्वपोषी के बारे में बात कर लिया, अर्थात हम पादप के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए। पादप के जानकारी से रिलेटेड यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, जिससे उसका जवाब दे दिया जाएगा। यदि आप डिटेल लेक्चर नहीं पढ़े हैं तो वो लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसका लिंक, जो प्लेलिस्ट का लिंक है, सीरियल वाइज वीडियो का जो लिंक है, उस प्लेलिस्ट में जो वीडियो को जो प्लेलिस्ट में डाला गया है उस प्लेलिस्ट का लिंक हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, जिससे आप क्लिक करके पूरे डिटेल लेक्चर मिल जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं विषम पोषी पोषण के बारे में। कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि प्रत्येक पादप, हरा पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। ठीक है, पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किया क्योंकि उसमें पर्णहरिम उपस्थित है, परंतु जो हमारे मानव है, जो जीव है, उसमें पर्णहरिम के नहीं उपस्थित होता, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कई जो
महत्वपूर्ण कारक हैं वे उपस्थित नहीं होते, जिसके कारण हम लोग जो जीव जंतु है वे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते। तो जो इसका डिफिनीशन बनेगा कि यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषियों पर निर्भर होते हैं। वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं, अर्थात जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाने की स्थिति में इनमें भोजन का निर्माण नहीं होता है, ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पे निर्भर करते हैं? स्वपोषियों पर निर्भर करते हैं, जिन्हें हम विषमपोषी पोषण कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है ये 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राणी संभोजी पोषण। 1 मिनट आप लोग रिवाइज कर लीजिए कि विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं? वे पोषण जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषियों पर निर्भर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विषमपोषी पोषण कहते हैं। विषमपोषी पोषण कहलाता है। इसका जो टाइप है ये 3 भागों में डिवाइड है। पहला है प्राणी संभोजी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण और तीसरा मृतोपजीवी पोषण। प्राणी संभोजी पोषण उसे कहते हैं जो जटिल पदार्थों को ठोस अथवा सरल अवस्था में अपने शरीर के अंतर ग्रहण करते हैं। पाचन के फलस्वरूप जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं। जो जटिल भोज्य पदार्थों को जो जटिल खनिज पदार्थों को तरल अवस्था में या जटिल अवस्था में उसको ग्रहण करते हैं, पाचन के फलस्वरूप ऊर्जा के निर्माण होता है, उसे कहते हैं प्राणी संभोजी पोषण। अब जो इसके एग्जाम्पल है, पहला शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी इत्यादि। जो इसका एग्जाम्पल है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी इत्यादि। जो हमारा अगला है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण जो दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं और उन्हें मारे बिना अपने पोषण की प्राप्ति करते हैं। जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं और उन्हें मारे बिना, अर्थात उनके ऊपर जो प्रहार है वो नहीं करते, मतलब वे मरे नहीं होते, उनको मारे बिना अपने पोषण की प्राप्ति करते हैं, उन्हें परजीवी पोषण कहते हैं। इसमें एक का हानि होता है और एक का लाभ। इसमें क्या होता है? एक का हानि और एक का लाभ होता है। अब इसमें बताएंगे किसका हानि हुआ किसका लाभ हुआ। जैसे हम जो मानव है, जो इस आप लोग देखेंगे मानव के जोक होता है, मानव को जो जैसे देखो तालाबों में जोक होता है, वह जोक पकड़ लेता है। क्या मानव शरीर में जोक पकड़ लेता है और जोक क्या करता है? खून को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खून का निष्कासन कर देता है, जिससे हमें हानि होती है और जोक को लाभ होता है। जैसे जू है, ठीक, जो होते हैं मानव के ऊपर ये भी निर्भर रहते हैं, ये मानव के सिर में होते हैं और मानव के द्वारा खून को जो पीते हैं, जिसे ढील कहते हैं, वे मानव के द्वारा खून के पीते हैं, ठीक। और इनको क्या होता है? लाभ होता है, जिसे हम ढील कहते हैं, सामान्य भाषा में ढील कहते हैं। ये मानव के सिर पर अधिकतर पाए जाते हैं, जिनसे उनको क्षति पहुंचाते रहते हैं और इनको पोषण की प्राप्ति होती है। इस कारण जब इनको पोषण की प्राप्ति हुआ तो इनको लाभ हुआ, और जो मानव है इनको हानि हुआ, इसलिए क्योंकि इनके शरीर में उपस्थित रक्त का क्षति करते हैं। जो तीसरा है मृतोपजीवी पोषण। वे जीव जो मृत पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, जो मृत पदार्थों को खाकर उसका जो मृत पदार्थों का होता है ये संक्षारण कर देते हैं, उनको खाकर उनको नष्ट कर देते हैं, उसे हम मृतोपजीवी कहते हैं। ये मृत पदार्थों पर निर्भर होते हैं, जैसे कवक, जीवाणु, ईस्ट। ये कैसे होते हैं? ये मृत पदार्थों पर निर्भर होते हैं और वे उन्हें खाकर अपने पोषण की प्राप्ति करते हैं। दोस्तों एक बार हम और रिवाइज करना चाहते हैं कि प्राणी संभोजी पोषण उसे कहते हैं जो भोज्य पदार्थों को जटिल अथवा तरल अवस्था में अंतर ग्रहण करते हैं, पाचन के फलस्वरूप उनमें से ऊर्जा का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं प्राणी संभोजी पोषण। और इसका जो एग्जांपल है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। जो परजीवी पोषण होते हैं ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं और उन्हें मारे बिना पोषण की प्राप्ति करते हैं, उन्हें कहते हैं परजीवी पोषण। जैसे जोंक, खटमल। यहाँ पे हमने बताया कि इसमें एक की हानि होती है, एक की लाभ।
और आप ये समझते रहे कि इनमें एक का हानि होता है और एक का लाभ। ये आप एग्जाम में मत लिखना, ये याद रखने का एक तरीका है। और जो तीसरा है मृतोपजीवी, इसमें क्या होता है, ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मृत पदार्थों पर निर्भर होते हैं और उनको खाकर पोषण की प्राप्ति कर लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है कवक, जीवाणु, ईस्ट इत्यादि। दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं इसी के अंतर्गत अगले टॉपिक पे। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं अमीबा में पोषण। अमीबा में किस प्रकार से पोषण होता है, वे किस प्रकार से खनिज पदार्थों को अपने अंतर्गत लेते हैं और उनका पाचन करके उन्हें बहिक्षेपण का कार्य करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि अमीबा में प्राणी संभोजी पोषण होता है। आपको ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। तो अमीबा में प्राणी संभोजी पोषण होता है जो कूट पदार्थ द्वारा होता है। कूट पदार्थ द्वारा क्या होता है, बाहर उपस्थित भोज्य पदार्थों को अंतर ग्रहण किया जाता है। यह जल के साथ आए भोज्य पदार्थों का, किसके साथ, यह जल के साथ आए हुए भोज्य पदार्थों का कोशिका के द्वारा अंतर ग्रहण कर लेते हैं। किसके द्वारा, कोशिका के द्वारा अंतर ग्रहण कर लेते हैं और अपशिष्ट पदार्थ को कोशिका के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। और अपशिष्ट पदार्थ को कोशिका के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। इसमें का जो सभी प्रोसेस है वो कैसा है, अमीबा में प्राणी संभोजी पोषण होता है जो कूट पदार्थ द्वारा होता है। यह जल के साथ आए भोज्य पदार्थों का कोशिका के द्वारा अंतर ग्रहण करते हैं, उसके बाद उसका पाचन करते हैं, पाचन के फलस्वरूप पोषण की प्राप्ति करते हैं और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। आपको पता है कि अपशिष्ट पदार्थों को हम क्यों बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वे हानिकारक पदार्थ होते हैं और हमारे शरीर में उपस्थित हानिकारक पदार्थ होने से हमारे शरीर को क्षति पहुंचा सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को कोशिका के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों अमीबा में जो पाचन होता है वह आपका कंप्लीट हो गया। किस प्रकार से वे जो किस प्रकार से अमीबा में प्राणी संभोजी पोषण होता है और कूट पदार्थ द्वारा होता है खाद्य पदार्थों का अंतर ग्रहण करते हैं। ठीक, और यह जल के साथ आए भोज्य पदार्थों का कोशिका के द्वारा, किसके द्वारा, कोशिका के द्वारा अंतर ग्रहण कर लेते हैं और पाचन के फलस्वरूप पाचन के बाद अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से बाहर कर देते हैं। जो हमारा अगला है मनुष्यों में पोषण। मनुष्यों में किस प्रकार से पोषण होता है, आपको पता है कि मनुष्य स्वपोषियों पर निर्भर होता है। उनसे भोजन प्राप्त करने के बाद जटिल अवस्था से सरल अवस्था में, अर्थात जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटन करते हैं। विघटन के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है जिसमें से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें बताया गया कि जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में विघटन पाचन कहलाता है। आपको सामान्य रूप में याद रखना है कि जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में विघटन ही पाचन कहलाता है। और इसमें बताया गया कि यह पाचक ग्रंथियों की उपस्थिति में होता है। यह किसकी उपस्थिति में होता है, पाचक ग्रंथियों की उपस्थिति में होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि मनुष्य में पोषण अर्थात पाचन किसे कहते हैं, तो जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटन ही पाचन कहलाता है। यह पाचक ग्रंथियों की उपस्थिति में होता है। देखिए हमारे जो पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया है, पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। जो पहला है आहार नाल, दूसरा है पाचक ग्रंथियां। कौन कौन सा, पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आहार नाल, दूसरा है पाचक ग्रंथियां। दोस्तों हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि जो पाचन तंत्र का सिस्टम है ये संपूर्ण सिस्टम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 6 नंबर 7 नंबर में पूछा जाएगा और इसमें बताया जाएगा, जो प्रश्न में दिया रहेगा कि आप पाचन तंत्र के संपूर्ण जानकारियों का विवरण कीजिए। अर्थात दीर्घ उत्तरी में पूछा जाता है कि जो पाचन तंत्र है, जो पाचन तंत्र की पूरा प्रोसेस है उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। और ये आपको मिनिमम 6 से 7 नंबर में पूछा जा सकता है।
तो आप इसकी तैयारी अवश्य करिए और विधिवत ढंग से कीजिएगा। अब जो है हमारा आहार नाल यह 8 से 10 मीटर लंबी होती है। हमारा आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी होती है। यह मुख गुहा ग्रसनी ग्रास नली आमाशय छोटी आंत बड़ी आंत में विभक्त होती है। यह किसमें किसमें विभक्त होती है? मुख गुहा ग्रास नली मुख गुहा ग्रसनी ग्रास नली आमाशय छोटी आंत बड़ी आंत में विभक्त होती है। दांतों के प्रकार में आपको बताया गया है, क्योंकि हमारे जो पाचन की प्रक्रिया होती है मुख गुहा से शुरू होती है और मुख गुहा का जो पहला पार्ट है वो दांतों से शुरू होता है। हमारे मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला आपका है कृंतक, दूसरा रत्नक, तीसरा अग्र च्यवरणक और चौथा च्यवरणक। पहला है आपका कृंतक, दूसरा है रत्नक, तीसरा है अग्र च्यवरणक और चौथा है च्यवरणक। सॉरी दोस्तों, आप लोग सही कर लीजिएगा, इस पे रहेगा कौन सा? कृंतक, रत्नक, अग्र च्यवरणक, च्यवरणक। अब हम बात करते हैं प्रत्येक जबड़े में दांतों की संख्या। जो कृंतक की संख्या होती है 2 जोड़ी होती है और इसमें कुल मिलाकर 4 दांत होते हैं। जो रत्नक की संख्या होती है ये 1 जोड़ी होती है, इसमें मिलाकर कुल 2 दांत होते हैं। जो अग्र च्यवरणक की संख्या होती है 2 जोड़ी होते हैं, इसमें मिलाकर कुल 4 दांत होते हैं। और जो च्यवरणक की संख्या 3 जोड़ी होती है, इसमें कुल मिलाकर 6 दांत होते हैं। अगर हम इसे काउंट करें 6 4 10, 10 4 14, 14 2 16 और इसमें 2 से गुणा कर देंगे, हमारे 32 दांत कंप्लीट आ जाएंगे। अब हम चलते हैं दांतों का कार्य। कृंतक का कार्य क्या होता है? कृंतक का कार्य होता है भोजन को कुतरना, अर्थात ये भोजन को अंदर बहुत प्रकार के तरीकों से इसे काटते हैं, अर्थात उन्हें कुतरते हैं। और जो दूसरा है रत्नक, ये 1 जोड़ी पाई जाती है और इसका कार्य है भोजन को कुतरना, इसका कार्य है भोजन को चीरना फाड़ना। जो रत्नक का कार्य है ये इसका कार्य यह है कि ये भोजन को चीरता और फाड़ता है। और देखिए जो अग्र च्यवरणक और च्यवरणक का एक ही काम है, इसका कार्य है भोजन को पीसना, भोजन को पीसना। दोस्तों इस वन शॉट से हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको एक ही लेक्चर में संपूर्ण जानकारी मिल जाए। तो आपने देखा कि दांतों का प्रकार और अमीबा का किस प्रकार से हमने विवरण दिया। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दांतों के बारे में हमने समझ लिया, अब हमें जो समझना है वयस्क व्यक्ति में दंत सूत्र क्या होता है। दंत सूत्र अर्थात डेंटाइन फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जिससे आपको एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि डेंटाइन फार्मूला क्या होता है। 21-23/21 आपको पता है कि ये कृंतक है, ये रत्नक है, ये अग्र च्यवरणक है, ये च्यवरणक है। कृंतक, रत्नक, अग्र च्यवरणक और च्यवरणक, और इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो संपूर्ण दांत है उसकी संख्या निकल जाएगी। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है। आगे हम चलते हैं लार ग्रंथियों के बारे में। लार ग्रंथि वे ग्रंथि है जो समस्त प्रक्रियाओं में अपने लार का स्त्रावण करती रहती है, जिससे हमारा जो भोजन होता है, हमारा जो मुख हुआ होता है वह लार से मिला हुआ होता है। क्यों? क्योंकि वह लार जो होता है वह भोजन को हल्का सा गीलापन या आप कह सकते हैं जल के रूप में बनाए रखता है, अर्थात उसे जो होता है गीलापन बनाए रखता है। और जो लार ग्रंथियां हैं, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें पहला लाइसोजाइम, दूसरा टाइलिन और जो तीसरा है एमाइलेज। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप लोग समझिए कि हम मनुष्य के शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, पहला लाइसोजाइम, दूसरा टाइलिन और तीसरा एमाइलेज। और जो देखिए इसके बाद हमारा मुख गुहा, जो हमने बात कर लिया मुख गुहा में, इसमें जीवा पाई जाती है। जीवा एक चपटी मांसल संरचना होती है और ये स्वतंत्र होती है और ये पीछे जाकर जुड़ी हुई होती है और ये भोजन को निगलने, और इसमें 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। यह भोजन को निगलने में सहायता करती है और बोलने में सहायता करती है। तो जीवा के बारे में हमने आपको बता दिया कि ये क्या करती है, ये भोजन को निगलने में और बोलने में सहायता करती है। जो हमारा अगला है ग्रसनी व ग्रसिका, यह मुख गुहा का पिछला भाग होता है। जो ग्रसनी होता है यह मुख गुहा का पिछला भाग होता है। यह श्वासनली में खुलती है। किसमें खुलती है? यह श्वासनली में खुलती है, जिसमें भोजन श्वासनली में ना जाकर ग्रासनली में
ग्रास नली में जाती है, जिससे भोजन जो श्वास नली है, जो श्वास की नलिका है उसमें ना जाकर भोजन कहाँ जाती है, ग्रास नली में चली जाती है। और ग्रास नली की सहायता से ये आमाशय के पहले भाग कार्डियक में जाती है, जिसमें HCl पाया जाता है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और ये अम्लीय होता है और ये भोजन को अम्लीय बना देता है। हमने हेडिंग्स लिखे हैं और उसके बारे में हम डिटेल जानकारी आपको बता रहे हैं। इसमें क्रमानुकुंचन होता है, जिससे भोजन को आगे बढ़ाने में सहायता करता है। ग्रास नली में कोई पाचक ग्रंथि नहीं पाई जाती, इसलिए इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। यही ग्रास नली की विशेषता है। क्या, इसमें क्रमाकुंचन की प्रक्रिया होती है, जिससे भोजन को आगे बढ़ाया जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, अर्थात इसे क्रमाकुंचन के द्वारा आमाशय के फर्स्ट भाग कार्डियक में पहुंचा दिया जाता है। ग्रास नली की विशेषता इतनी है। उसके बाद हमारा आता है आमाशय। आमाशय यह जे आकार का होता है, ये थैलीनुमा संरचना होती है और ये हमारे शरीर का सबसे चौड़ा भाग होता है। उसके बाद हम इसमें बात करते हैं, इसमें 3 प्रकार के जो होते हैं, जो इसमें तीन भाग होते हैं। पहला है कार्डियक, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पहला है कार्डियक और दूसरा है फंडिक और तीसरा है पाइलोरिक। पहला है कार्डियक, दूसरा फंडिक, तीसरा पाइलोरिक। कार्डियक ये जो होता है अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। भोजन सबसे पहले इसमें कार्डियक में जाता है, उसके बाद फंडिक में, उसके बाद पाइलोरिक में। फंडिक में रुचिनुमा संरचना होती है जो भोजन को रोक कर रखती है। फंडिक की सिर्फ इतनी विशेषता है, ये भोजन को 4 से 5 घंटे तक रोक कर रखती है। फंडिक में कांटेनुमा संरचना होती है, जब हम भोजन नहीं करते तो कांटेनुमा संरचना खड़ी हो जाती है, जिससे पेट में चुभन उत्पन्न हो जाता है। जो पाइलोरिक होता है ये कार्डियक का 3rd भाग है, अर्थात लास्ट भाग है। इसमें से भोजन कहाँ पर चला जाता है? इसमें से भोजन छोटी आंत में चली जाती है। यह छोटी आंत जो होती है यह 6 से 7 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत 6 से 7 मीटर लंबी होती है और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, जिसमें इसमें 3 भाग होते हैं, ग्राहड़ी, मध्यांश और इसमें जो लास्ट भाग होता है शेषराम। ग्राहड़ी, मध्यांश और शेषराम, इसमें 3 भाग होते हैं और इसमें भोजन का जो है पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। हम थोड़ा स्लाइड को नीचे करते हैं जिससे हम आगे के टॉपिक समझा सकें। छोटी आंत के बारे में समझ लिया, अब हमें जो आगे समझना है बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत यह 1.5 सेंटीमीटर लंबी होती है तथा 407 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और यह बड़ी आंत होती है क्योंकि इसका व्यास सबसे ज्यादा चौड़ा होता है। और छोटी आंत इसलिए होती है क्योंकि देखिए लंबाई में ये बड़ी है और लंबाई में ये छोटा है और व्यास इसका बड़ा है, व्यास इसका कम है, इसलिए इसे बड़ी आंत कहते हैं और इसे छोटी आंत कहते हैं। क्योंकि इसके व्यास में अंतर है, लंबाई में है लेकिन इसमें व्यास में भी अंतर है, इसलिए इसे बड़ी आंत कहा जाता है। इसमें भोजन का पूर्ण रूप से क्या होता है? अवशोषण होता है, जल युक्त हो जाता है। इसमें बिलिरुबिन पाए जाते हैं, जिससे हमारा जो मल होता है वह पीला भाग हो जाता है, कुछ पीला हो जाता है। इसमें भोजन जो होता है, इसमें भोजन सिर्फ इसके द्वारा और इसके अगले भाग में अर्थात भोजन को शरीर से त्याग दिया जाता है। इसके 3 भाग होते हैं, पहला है सीकम, दूसरा कोलन, तीसरा मलाशय। सीकम होता है जो छोटी आंत बड़ी आंत के जुड़ने का जो स्थान होता है उसे हम कहते हैं अपेंडिक्स। और सीकम और कोलन मलाशय, मलाशय के द्वारा भोजन को निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। और बड़ी आंत को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ट्रांसफर, आरोही कोलन और ट्रांसफर कोलन और अवरोही कोलन। ठीक, कोलन का सिर्फ ये भाग है, ये जो बड़ी आंत होती है ये 3 भाग अर्थात ये आरोही, अवरोही और ट्रांसफर, ठीक इसी भाग में होता है। आप लोग इसे यदि समझना चाहते हैं तो इसका डिटेल लेक्चर इसमें बताया गया है। डिटेल लेक्चर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जो मलाशय होता है ये जो पाचन तंत्र का अंतिम भाग होता है जिससे भोजन का निष्कासन कर दिया जाता है। अब पूरी क्रिया विधि समझ लेते हैं। पहले हम भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं, अर्थात आपको पता है कि पहले हम भोजन को मुख द्वारा उसे अंदर लेते हैं, उसके बाद पाचन होता है। पाचन की क्रिया के बाद उस भोजन का अपशिष्ट पदार्थ का अवशोषण होता है। अवशोषण के फलस्वरूप जो प्रोटीन युक्त पदार्थ होते हैं, जो खनिज पदार्थ होते हैं, जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उन्हें खींच लिया जाता है। उसके बाद स्वामीकरण कर दिया जाता है।
उसके बाद मल विसर्जन कर दिया जाता है। दोस्तों ये आपका जो पोषण का संपूर्ण चैप्टर ये समाप्त होता हुआ। मिलते हैं हम अगले वन शॉट लेक्चर में अर्थात श्वसन के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।